हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो यूपी टेट स्पेशली क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, उसके अंतर्गत हमारी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम हिस्ट्री के सेकंड टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसका नाम है आरंभिक नगर हड़प्पा। अर्थात हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है, आज से लगभग 150 साल पहले पंजाब प्रांत में हड़प्पा पुरास्थल मिला। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा पुरास्थल की खोज कहाँ हुई? पंजाब प्रांत में हुई थी 150 साल पहले लगभग। और वहाँ के लोगों ने जब उस समय सोचा कि यहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी, तो जो लोग कार्यरत थे उन्होंने क्या सोचा कि यहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यही सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हज़ारों ईंटों उड़ा ले गए और इन ईंटों से उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई थी। तो जो रेलवे लाइन बिछाने वाले मजदूर थे, उन्होंने क्या सोचा कि यहाँ से अच्छी ईंटें मिल जाएंगी। यही सोचकर उन्होंने हड़प्पा के खंडहरों के कई हज़ार ईंटें उड़ा ली और इन ईंटों को रेलवे लाइन में बिछा दिया। इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। तो क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नगर को खोजा गया था, इसलिए सभ्यता का नाम क्या हो गया? हड़प्पा सभ्यता। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हड़प्पा जो शहर था वह सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए इस सभ्यता का नाम ही हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और दूसरा नाम इसका सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए है क्योंकि इसमें अधिकांश जो सभ्यता थी वह सिंधु नदी के किनारे ही बसी थी। इसकी अधिकांश नगर सिंधु नदी किनारे ही बसे थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है, जिसे आद्य इतिहास के अंतर्गत माना जाता है। ध्यान रखिएगा, यह कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। लोहे का ज्ञान इन्हें नहीं था, इसको नोट कर लीजिएगा। लोहे का ज्ञान इन्हें नहीं था, कांसे का ज्ञान बहुत ज़्यादा थी। इसे कांस्य युगीन सभ्यता या फिर मेलुहा की सभ्यता भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोहे का ज्ञान नहीं था। 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग मतलब ASI के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर शाहनी ने पंजाब, जो कि वर्तमान पाकिस्तान पड़ता है, के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया था? तो जॉन मार्शल ने दिए था। ये कौन थे? ये ASI के महानिदेशक थे। और 1921 में इन्हीं की अध्यक्षता में दयाराम साहनी द्वारा पंजाब, वर्तमान जो पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है, उसके मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा की खोज हुई थी। इसको ध्यान रखिएगा, हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में। आगे देखते हैं। यह सभ्यता दजला, फरात और नील नदी घाटी सभ्यताओं की समकालीन थी। ध्यान रखिएगा, या जो इराक की सभ्यता थी, इराक, ईरान और बगदाद में दजला, फरात और नील नदी घाटी किनारे की जो सभ्यता थी, उन सभ्यताओं की समकालीन थी। अब देख लेते हैं कि इसका काल निर्धारण कैसे किया गया है। तो इसकी तिथि 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। तो ध्यान रखिएगा, 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं कि सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? सुतकांगे डोर है, जो कि बलूचिस्तान पड़ता है। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतकांगे डोर है, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के नज़दीक पड़ता है। और सबसे पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है। और सबसे उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, सबसे जो पश्चिमी पुरास्थल है वह कहाँ है? सुतकांगे डोर बलूचिस्तान में। सबसे पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। उत्तरी पुरास्थल मांडा है, जम्मू में पड़ता है। तथा सबसे दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, प्रवरा नदी के किनारे पड़ता है। ध्यान रखिएगा, दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे पड़ता है। मांडा चिनाब नदी किनारे पड़ता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। मांडा चिनाब नदी। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? हिंडन नदी किनारे पड़ता है। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? हिंडन नदी किनारे पड़ता है। मांडा चिनाब नदी के किनारे पड़ता है। दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे पड़ता है। इसको ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। ध्यान रखिएगा, आकार कैसा था? आकार त्रिभुजाकार था। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। और इसका क्षेत्रफल कितना था? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पाकालीन स्थलों के महत्वपूर्ण तथ्य कुछ देख लेते हैं। पूर्वी टीले को नगर टीला कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, अधिकांश जो हड़प्पा नगर थे उसमें 2 टीले होते थे, पूर्वी और पश्चिमी। केवल एक नगर धौलावीरा ऐसा है जहाँ पे 3 टीले पाए गए हैं, पूर्व, मध्य और पश्चिम। लेकिन अधिकांश नगरों में
क्या पाया गया था कि 2 ही टीले होते हैं, जिसमें से पूर्वी टीला होता है नगर टीला, तथा पश्चिमी टीला को क्या कहा जाता है, दुर्ग टीला कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता था। दक्षिण में एक ऐसा स्थान है अथवा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। ध्यान रखिएगा, वहाँ के स्थल में दक्षिण में एक ऐसा स्थान है जहाँ समाधि स्थल है जिसे R37 नाम दिया गया है। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मुहरे सर्वाधिक हड़प्पा में मिले। ध्यान रखिएगा, मुहरे सबसे ज़्यादा अभिलेख युक्त जो हैं वह हड़प्पा में ही मिले, इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा अभिलेख युक्त मुहरे हड़प्पा में मिले हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण अवशेष देख लेते हैं हड़प्पा के। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में भी हड़प्पा नामक स्थल में ये सारी बातें हो रही हैं। ये जो R37 नामक स्थल है, और पूर्वी टीले पश्चिमी टीले तो खैर सब में थे, लेकिन R37 नामक कब्रिस्तान और अभिलेख युक्त मुहरे कहाँ सबसे ज़्यादा प्राप्त हुई हैं, हड़प्पा में प्राप्त हुई हैं। कुछ महत्वपूर्ण अवशेष और हैं। शंख का बना बैल था, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा बहुत इंपॉर्टेंट है। पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार होना, चबूतरा, गेहूं तथा जौ के दानों के साक्ष्य, इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा और गेहूं तथा जौ के साक्ष्य। ये कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से ही मिले हैं। आगे देख लेते हैं मोहनजोदाड़ो के बारे में। आगे देख लेते हैं मोहनजोदाड़ो, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है और यह सिंधी भाषा का शब्द है। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदाड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह सिंध के लड़काना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, यह सिंध के लड़काना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदाड़ो में विशाल तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने मान स्नानागार कहा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ महान स्नानागार पाया गया है। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदाड़ो में महान स्नानागार पाया गया है जो कि विशाल तालाब था, और यहाँ की सबसे बड़ी इमारत जो थी विशाल अन्नागार थी, वो भी यहीं पाया गया था। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या थी, विशाल अन्नागार थी, जो कि 45.71 मीटर लंबी थी और 15.23 मीटर चौड़ी थी। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, ये सब चीज़ें तो हो गई। अब ये फिर से आ गया है, आगे देखते हैं। आगे है कि मोहनजोदाड़ो में समानांतर सड़कों का जाल बिछा था। ध्यान रखिएगा, समानांतर सड़कों का जाल कैसे बिछा था, मतलब ऐसे सड़कें थी, फिर ऐसे सड़कें थी, फिर इधर ऐसे सड़कें थी, मतलब एक जाल पद्धति पे आधारित थी। सड़कों का जो बिछावना था वह जाल पद्धति पे आधारित था और समानांतर सड़कों का जाल बिछा था। कुछ महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कांसे की नर्तकी बहुत इंपॉर्टेंट है, कांसे की नृत्य रत्न नारी की मूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, पुजारी की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है ये सूती कपड़ा मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT में दिया गया है। सीपी की बनी पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त कंकाल, गीली मिट्टी पर कपड़ों का साक्ष्य मिला है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कांसे की नृत्य रत्न नारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति इंपॉर्टेंट है, पशुपतिनाथ की मूर्ति इंपॉर्टेंट है और सूती कपड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगला स्थल देख लेते हैं, धौलावीरा। कच्छ के इलाके में खदीर बेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। ध्यान रखिएगा, कच्छ, गुजरात कच्छ के इलाके में खदीर बेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। ध्यान रखिएगा, धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार भी बनाई गई थी। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि इसे 3 भागों में बांटा गया था और हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इसको नोट कर लीजिएगा, इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था और इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। तो प्रश्न क्या बनता है कि स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिला है। प्रश्न क्या बनता है, स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो धौलावीरा से मिला। ध्यान रखिएगा, स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिला है, धौलावीरा से ही मिला है। इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकांश, इसमें देख लीजिएगा आगे, कि इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पे पाए जाते थे, लेकिन जो धौलावीरा में अवशेष मिले हैं वो बड़े बड़े पत्थरों में खुदा हुआ पाया गया है। इसको नोट कर लीजिएगा। इसलिए यहाँ के जो अभिलेख थे वो अवशेष वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। और स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिला है, वो भी धौलावीरा से मिला है। और जल निकास प्रणाली सबसे उत्कृष्ट इन्हीं की थी। ध्यान रखिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि जल निकास प्रणाली सबसे ज़्यादा अच्छी किनकी थी, धौलावीरा के लोगों की ही थी। आगे देखते हैं, लोथल देख लेते हैं। लोथल जो कि पत्तन नगर था, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। लोथल नगर ऐसे स्थानों पर बसा था जो गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी की उपनदी भोगवा के किनारे थी। ध्यान रखिएगा, लोथल किस नदी के किनारे था, भोगवा नदी के किनारे था, जो कि साबरमती की उपनदी थी।
यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पत्थरों से बनी हुई चीज़ें, शंखों से बनी हुई चीज़ें और धातुओं से बनी हुई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र यहाँ माना जाता था। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। तो मनके बनाने का कारखाना अगर पूछा जाएगा कहाँ मिला है तो वह लोथल हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, वह लोथल हो जाएगा। कालीबंगन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा में प्राक सैंधो संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जुते हुए खेत के साक्ष्य में है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगा मिले हैं। ध्यान रखिएगा, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। सेल खड़ी की मोहरें एवं मिट्टी की छोटी मोहरें महत्वपूर्ण अभिलिखित वस्तुएं थी जिनका वर्णन हड़प्पाकालीन लिपि के समान ही है। अगला पॉइंट है प्रतीकात्मक समाधियाँ, काली चूड़ियाँ इंपॉर्टेंट है इसमें। काली चूड़ियाँ, हवन कुंड और अग्निकुंड मिले हैं। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, कालीबंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। काली चूड़ियाँ मिली हैं, हवन कुंड और अग्निकुंड मिले हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हवन कुंड और अग्निकुंड कहाँ मिले हैं, कालीबंगा में मिले हैं। घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग यहाँ होता था। कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, इसको बता ही दिया गया है। अब देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगरीय विशेषता थी उसको देख लेते हैं। हड़प्पा एक नगरीय संस्कृति थी। ध्यान रखिएगा, इसकी सभ्यता या संस्कृति कैसी थी, नगरीय थी। ध्यान रखिएगा, वैदिक सभ्यता गांव की सभ्यता थी, लेकिन और हड़प्पा जो सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता थी। इस संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता इसकी नगर नियोजन प्रणाली है। इस सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं। तो ये तो सबको ही पता है। अगला पॉइंट है कि सामान्यतः इस सभ्यता के नगरों में से कई दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होते थे। प्रायः ऊंचे टीलों पर स्थित प्राचीर युक्त बस्ती को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। तो नगर दुर्ग किन्हें कहा है, जो कि ऊंचे टीलों पर रहते थे। ध्यान रखिएगा, पूर्वी टीले जो होते थे ऊंचे रहते थे, ऊंचाई पर रहते थे, उन्हें नगर दुर्ग भी कहा जाता था। और जो पश्चिमी टीला होता था उसे निचला नगर कहा गया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ की जल निकास प्रणाली अद्वितीय थी। नालियाँ ईंटों या पत्थरों से ढकी हुई थी। ध्यान रखिएगा, नालियाँ ढकी हुई होती थी। भवन निर्माण में कच्ची तथा पक्की दोनों तरह की ईंटों का प्रयोग होता था। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ध्यान रखिएगा, कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले होने के कारण जगह जगह मेन होल बनाए गए थे, इसको भी नोट कर लीजिएगा। घर, नाले और सड़क का निर्माण योजनाबद्ध तरीके में से एक साथ ही किया गया था। सड़कें कच्ची थी और प्रायः एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, वही जाल पद्धति पे आधारित थी सड़कें। अब देख लेते हैं यहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो सैंधो जो समाज था वह मातृ प्रधान था। ध्यान रखिएगा, माता की प्रधानता थी, सैंधो समाज मातृ प्रधान था। जीवन व्यतीत करने के लिए ये भिन्न भिन्न वर्गों का अस्तित्व था इसमें, और समाज में व्यापारी वर्ग थे सबसे प्रभावशाली। ध्यान रखिएगा, समाज में व्यापारी वर्ग सबसे प्रभावशाली थे। कृषक, शिल्पकार, मजदूर समान लोग थे। चिकित्सक, पुरोहित, अधिकारी शिक्षित वर्ग थे। ध्यान रखिएगा, समाज में व्यापारी वर्ग का सबसे ज़्यादा प्रभुत्व था, इसको नोट कर लीजिएगा। काजल, पाउडर, लिपस्टिक, दर्पण आदि साक्ष्यों से इनकी सौंदर्य प्रियता की जानकारी मिलती है। ध्यान, और प्रश्न क्या बनता है कि काजल, पाउडर, लिपस्टिक, दर्पण आदि सौंदर्य प्रधान जो चीज़ें हैं वह कहाँ से मिली हैं, तो चंद हुदड़ों से मिली है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये सब चीज़ें कहाँ से मिली हैं, चंद हुदड़ों से मिली है। संभवतः शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण को पहना करते थे। ध्यान रखिएगा, मनकों का कारखाना भी लोहथल से मिला है, तो इससे पता चलता है कि खूबसूरत मनकों और सोने चांदी को आभूषण को पहना जाता था। आर्थिक स्थिति कैसी थी, हड़प्पाकालीन अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि अधिशेष, पशुपालन, विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता और आंतरिक और बाह्य व्यापार पर आधारित थी। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। कृषि, सैंधो लोगों का मुख्य पेशा कृषि था। कपास की खेती की सर्वप्रथम यहीं से हुई। ध्यान रखिएगा, कपास की खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है, इसको नोट कर लीजिएगा। कपास की खेती का साक्ष्य हड़प्पा से मिला है। पशुपालन देख लेते हैं। बैल, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते, गधे आदि जानवर पाले जाते थे। लोथल एवं रंगपुर से घोड़े की मूर्तियाँ तथा सुरकोटड़ा से घोड़े के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि घोड़े के अस्थिपंजर पूछा जाता है कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सुरकोटड़ा से प्राप्त हुए हैं। आगे है कि हड़प्पा के लोग तांबा में टिन मिलाकर कांसा बनाना जानते थे। ध्यान रखिएगा, तांबा प्लस टिन कांसा होता है, और हड़प्पा के लोग यह जानते थे कि तांबा और टिन मिला के कांसा बनाते हैं, और वो बनाते थे इसको, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। धातुओं से लघु मूर्तियाँ बनाने के लिए मोम साँचा विधि प्रचलित थी। ध्यान रखिएगा, ये यूपी पीईटी में भी प्रश्न आया था कि लुप्त मोम पद्धति क्या है। तो धातुओं से लघु मूर्तियाँ बनाने के लिए यह विधि प्रचलित थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसमें मोम को पहले गला दिया जाता था, फिर सांचा बनाया जाता था, फिर मोम को ठंडा किया जाता था, इस प्रकार इसे किया जाता था। इसे लुप्त मोम पद्धति या मोम सांचा विधि कहा जाता था। इस सभ्यता के लोगों का प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र निर्माण था। ध्यान रखिएगा, प्रमुख जो उद्योग था वह सूती वस्त्र निर्माण था।
आगे देखते हैं व्यापार। सिंधु सभ्यता काल में व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यापार जो था वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। अगला पॉइंट है कि मेसोपोटामियाई वर्णित शहर। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक मेलुहा शब्द का वर्णन मिलता है, जिसे सिंधु शब्द ही कहा गया है, जिसे सिंध ही माना जाता है। ना रखिएगा, मेलुहा क्या है, सिंध का प्राचीन नाम है, इसलिए इसे मेलुहा की भी सभ्यता कहा जाता है। और मेसोपोटामिया में मेलुहा शब्द का वर्णन मिलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ भी व्यापार होता था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच संबंध था व्यापारिक, इसको नोट कर लीजिएगा। और व्यापार जो होता था वस्तु विनिमय प्रणाली पे आधारित था। मोहर तथा मोहरबंदी, बाल या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनमें से वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। अगर चिकनी परत टूट जाती थी तो यह माना जाता था कि ये चीज़ें खोली गई हैं, और इस प्रकार मोहरबंदी की जाती थी। व्यापारिक संबंध देख लेते हैं। देशी व्यापार के परिवहन के साधन बैलगाड़ी तथा विदेशी व्यापार मुख्यतः नौ परिवहन द्वारा होता था। गुजरात से चावल, लोथल व सुतकोड्डा से कपास का निर्यात किया जाता था, ध्यान रखिएगा। और सिंधु से निर्यात की गई वस्तुएं तांबा, मोर, हाथी दांत की वस्तुएं, कंघा, सूती कपड़ा थी। अगला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि तौल की इकाई 16 के अनुपात में होती थी। ध्यान रखिएगा, तौल की इकाई 16 के अनुपात में होती थी। मोहनजोदड़ो से सीप एवं लोथल से हाथी दांत का मेहमान मिला है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तौल की इकाई 16 के अनुपात में ही होती थी। मोहरे तथा लिपि देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ हैं उसकी मोहरें। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा मोहरें ही मिली हैं। आमतौर पर मोहरें चौकोर होती थी, लेकिन बेलनाकार भी मिली हैं, वृत्ताकार भी मिली हैं, आयताकार मोहरें भी मिली हैं। अधिकांश मोहरें सेलखड़ी से बनाई जाती थी। ध्यान रखिएगा, अधिकांश मोहरें सेलखड़ी से बनाई जाती थी। अगला पॉइंट है कि मोहरों पर सर्वाधिक चित्र एक सींग वाले सांड का मिला है, वृषभ का मिला है। ध्यान रखिएगा, मोहरों पर सर्वाधिक चित्र एक सींग वाले सांड का मिला है, नोट कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि बहुत चित्रात्मक थी। यह क्रमशः दाईं से बाईं लिखी जाती थी, फिर बाईं से दाईं, मतलब पहले ऐसे लिखी जाती थी यहाँ तक, फिर यहाँ से फिर ऐसे शुरू होती थी, यहाँ ख़त्म होती थी, फिर यहाँ से फिर शुरू होती थी, ऐसे मतलब दाईं से बाईं, फिर बाईं से दाईं, और फिर दाईं से बाईं लिखी जाती थी। और इस पद्धति को क्या कहा जाता था? बोस्ट्रोफेदीन कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, इस पद्धति को क्या कहा जाता है? बोस्ट्रोफेदीन कहा जाता था। और लिपि भाव चित्रात्मक थी। धार्मिक जीवन अब देख लेते हैं, उसके बाद यह सिलेबस ये पॉइंट खत्म होने वाला है। हड़प्पा लोगों को धार्मिक जीवन हिंदू जीवन पद्धति से मिलता था। हड़प्पा के पुरस्थल से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, पत्थर की छोटी मूर्तियाँ, मुहरे, पत्थर निर्मित लिंग, योनियाँ, मेजभांडों पर चित्रित चिन्हों से यह परिलक्षित होता है कि धार्मिक विचारधारा मातृ देवी, पशुपतिनाथ, लिंग योनि, वृक्ष प्रतीक, पशु जल आदि की पूजा की जाती थी। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक और चक्र के साक्ष्य मिले, स्वास्तिक के भी साक्ष्य मिले, इसको नोट कर लीजिएगा, जो सूर्य पूजा के प्रतीक माने जाते हैं। इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि में भी विश्वास रखते थे। सभ्यता का अंत कैसे हुआ? तो सभ्यता के अंत के बारे में विभिन्न जो विद्वान हैं उनका अलग अलग मत है, लेकिन सर्वमत कोई नहीं दे सकता। लेकिन माना क्या जाता है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसे कहीं कहीं बाढ़ आ गया, जैसे कि मोहनजोदाड़ो में, कहीं कहीं सूखा पड़ गया, और नदियों के बहाव में परिवर्तन आदि के कारण इस सभ्यता का पतन माना जाता है। यही मुख्य कारक माने जाते हैं। चलिए फिर इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेगी। चलिए फिर, धन्यवाद।